देखो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्टॉक मैनेज करने का बात हम लोग करेंगे। तो देखो, अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कुछ मंथ पहले हम लोगों ने किया था, और अभी क्लास में जो लोग हो, मुझे जितना याद है सभी ने क्लास अटेंड किया था। कम से कम फर्स्ट वाला तो किया ही था, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड वाला इस तरीके से। तो वहां पर हम लोगों ने जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था, ठीक है, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, तो मैंने पहले टी शेप में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करके बताया था। ठीक है, तो वहां पर मैंने स्टॉक कितने तरीके का हो सकता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो मैंने बताया था। ठीक है, याद अगर नहीं है तो सुनो, रॉ मेटेरियल स्टॉक हो सकता है, डब्ल्यूआईपी स्टॉक हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स भी स्टॉक हो सकता है। अगर कोई ट्रेडर है तो उसका सिर्फ फिनिश्ड गुड्स स्टॉक होता है। उसके बेसिस पे हम लोग का सीपीसी ईएफटीओ था। शायद कुछ याद हो ना हो, एटलीस्ट ये सीपीसी ईएफटीओ शायद याद आए कि कौन से चैप्टर का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग यहाँ पर इन्वेंट्री का मतलब रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रॉ मटेरियल को हमें किस मैनेज करना चाहिए। ठीक है, हम लोग कैसे करके रॉ मटेरियल को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट का मतलब कौन से बेसिस पे मैनेजमेंट का बात हो रहा है, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल। ठीक है, रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट का बात हो रहा है, तो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल दोनों तरीके से मैनेज कर। ठीक है, तो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल का मतलब क्या है। देखो, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि मटेरियल या स्पेयर्स जो भी है वो हम लोग का हमेशा अवेलेबल हो सफिशिएंट क्वांटिटी में। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम लोग के पास मटेरियल खत्म हो गया और हम लोग काम नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता है, वो तुम लोग घर पे भी देख सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि दाल चावल चीनी नमक बिल्कुल खत्म हो गया फिर हम लोग लाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई रुको चीनी लेके आते तब चाय पियोगे, या जो भी हो नमक लेके आते तब खाना बनेगा, ऐसा नहीं होता। तो घर पे ये मैनेज जो करते हैं वो नॉर्मली सबके घर पे माँ ही करते हैं। ठीक है, तो माँ को पता होता है कि भाई मेरा क्या यूटिलाइजेशन है या कंजम्पशन है, कि कितना रहते रहते ही मुझे ऑर्डर करना चाहिए। ठीक है, उनका मैनेजमेंट इस बात पे इतना अच्छा होता है कि वो ऐसा भी नहीं करते हैं कि 1 किलो चीनी पड़ा है और 2 किलो मंगा लिया, वैसा नहीं करते। ठीक है, नॉर्मली देखो ऐसे ही होता है। ठीक है, अब कोई एक्सेप्शनल हो अलग बात है, लेकिन माँ लोग बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। तो वो लोग ये बोल देते हैं कि भाई देखो फालतू में, जब मेरे पास 1 किलो चीनी है, मान लो 1 किलो चीनी किसी का 15 डेज जाएगा, एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, सबका अलग अलग होता है। तो अगर किसी का 15 डेज जाएगा तो देखोगे 10 दिन जाने के बाद बोलेंगे कि भाई लेके आओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि है और भी 2-4 किलो चीनी मंगा लिया। इससे क्या होता है, इससे पैसा एक जगह पे ब्लॉक हो गया। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचो कि अगर हम लोग फालतू का ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद लेंगे ये सोच के कि भाई रॉ मटेरियल का मेरा शॉर्टेज ना हो जाए, तो वो भी गलत बात है। वो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि पैसे को फालतू में हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल में ही अगर फंसा देंगे तो बाकी जगह पे कैसे इन्वेस्ट करेंगे। पैसे का सही डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना पड़ेगा। सिर्फ एक रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ही तो फाइनेंशियल सपोर्ट का जरूरत नहीं होता है। बिजनेस में फाइनेंशियल नीड काफी अलग अलग सेक्शन में होता है। तो अगर हम लोग सोचेंगे कि भाई ऑपरेशनल कोई भी डिस्टरबेंस ना हो इसके वजह से हम लोग बहुत बहुत रॉ मटेरियल खरीद ले, ये भी कोई अच्छा चीज नहीं है। मतलब अब तुम लोग बोलोगे मेरा घर पे चीनी लगता है जितना, हम एक काम करते हैं 1 क्विंटल चीनी खरीद लेते हैं, वो तो बरसात आएगा कुछ आएगा गल गुला के वो खराब हो जाएगा। ठीक है, और जरूरत ऊपर से उसको रखने का हेडेक है। तो ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ो। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद लेगा तो उसको रखने का भी इशू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही फंसेगा, उसको रखने का इशू होगा, उसको और कोई गोडाउन रेंट पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी हमें करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करना है। ऐसा नहीं हो कि ओवर स्टॉकिंग हो जाए, ऐसा नहीं हो कि अंडर स्टॉकिंग हो जाए, ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है वो स्मूथली होना चाहिए ताकि हम लोग का फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन ना रुके। ठीक है, तो कब परचेज करना है, कितने क्वांटिटी में करना है, कहाँ से करना है, ये सारी
सारी चीजों का ध्यान हम लोग को रखना चाहिए, ठीक है। तो और ये भी देखना चाहिए, ओवर स्टॉकिंग में एक और प्रॉब्लम भी होता है। ओवर स्टॉकिंग में क्या होता है कि अगर किसी तरीके से कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो बैकडेटेड हो गया, ठीक है, जो जिसको ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं, या फिर टेक्नोलॉजिकल कोई आइटम, तो फिर उसका क्या हो सकता है, वो बैकडेटेड हो जाएगा तो वो तो वैसे ही हम लोग का लॉस हो जाएगा। तो गुड आफ्टरनून मैम। इसीलिए बोला जाता है कि हमें जो अपना इन्वेंट्री है उसको कैसे मैनेज करना पड़ेगा, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल दोनों तरीके से हमें मैनेज करना पड़ेगा। हमें लॉस को भी मिनिमाइज करने का कोशिश करना पड़ेगा। जब वर्कर लोग काम कर रहे हैं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर रहे हैं या डैमेज हो रहा है चीज, ठीक है, ये ना हो। ये सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो कि इसका मतलब जब हम लोग रॉ मटेरियल को मैनेज करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो, रॉ मटेरियल को जब मैनेज करेंगे तो हमें ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ये दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और एक मिनट। तो एक्चुअली ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाता है, परचेज मैनेजर, ठीक है। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ही एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जहां पर जो हेड रहते हैं उनको बोला जाता है परचेज मैनेजर। उनका काम होता है परचेज करना। तो क्या काम होता है, उनको ये सोचना पड़ता है हाउ मच टू परचेज, ठीक है, कितना क्वांटिटी में परचेज करे। और दूसरा जो मेन चीज उनको ध्यान रखना है, व्हेन टू परचेज, व्हेन टू परचेज। जैसे मैंने अभी वो घर का एग्जांपल दिया, कितना चीनी खरीदना है, ठीक है, जैसे वो माँ बता सकती है हाँ इतना लेके आओ, ठीक है। वो कैसे बताती, कि अंदाजे से बता देती, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उनको पता होता है कि भाई मेरा कितना नीड है, वो कैलकुलेट कर लेती है, ठीक है। कोई मतलब ऐसा मत सोचो कि माँ को मतलब ये सब कैसे, ये तो नॉर्मल बात है, नहीं बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। अभी तुम लोगों को बोला जाएगा तो तुम लोग नहीं कर पाओगे उसका मैनेजमेंट, ठीक है। तो वही चीज कि कितना परचेज करना है और कब परचेज करना है, कब करे, कभी भी कर ले नहीं, अपना स्टॉक रहते रहते करना होता है। अब कितना स्टॉक रहते रहते परचेज करें वो भी दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई इतना रहते रहते हम करेंगे। क्योंकि जैसे देखो, मैंने कोई चीज ऑर्डर दिया, जब मान लो अगर ऑनलाइन में तुम लोग ग्रोसरी ऑर्डर करो, बाकी आजकल जो 10 मिनट्स में आ जाता है वो बात अलग है। मान लो कि इतना सारा चीज ऑर्डर किया हम लोगों ने कि वो बोल रहे हैं 2 दिन बाद ये सारा चीज दे देगा, तो वो 2 दिन तक मेरा कंजम्पशन जो है वो चलते रहना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि मैंने स्टॉक रहते रहते तो ऑर्डर किया, लेकिन इतना कम स्टॉक रहते रहते ऑर्डर किया कि स्टॉक जब आके पहुंचा 2 दिन बाद तो मेरा रॉ मटेरियल खत्म हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो भी देखना पड़ेगा कब मुझे परचेज ऑर्डर को प्लेस करना चाहिए, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए कि मुझे टोटल मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए एनुअल रिक्वायरमेंट। एक्चुअली सबसे पहले पता करना पड़ता है कि हम कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। हम जितना सेल करना चाहते हैं, सबसे पहले ना पता करना होता है सेल, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कितना सेल करना चाहता है, टारगेट सेल क्या है। उसके हिसाब से वो आइडेंटिफाई करता है कि फिर कितना प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अब जितना प्रोडक्शन करेगा उस हिसाब से वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा, ठीक है। अब ये सेल अगर एनुअल है, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी एनुअल निकालेगा, रॉ मटेरियल का परचेज भी एनुअल निकालेगा। लेकिन यहाँ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एनुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही पढ़ने वाले हैं। तो क्या हमेशा ये सेल बजट जैसा हो गया, क्या हमेशा ही एनुअल रिक्वायरमेंट भी बजट बनता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, बजट कोई भी पीरियड के लिए बन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो क्वांटिटी आइडेंटिफाई करेंगे, जिस क्वांटिटी में परचेज करने से हमारे लिए सबसे सस्ता होगा, उसके लिए हमें एनुअल रिक्वायरमेंट का ही जरूरत है, ठीक है। हमें एनुअल रिक्वायरमेंट ही पता होना चाहिए कि कितना परचेज करना है और किस तरीके से करना है। अब देखो, जब भी हम लोग परचेज करने जाते हैं तो हम लोग का क्या क्या खर्चा जो है इनकर्ड होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्योंकि देखो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब जब मन चाहा
एक मिनट, छोड़ बाद में बता देंगे। तो ऑर्डर प्लेस जो है, ऑर्डर प्लेस जब हम लोग करते हैं, ऑर्डर प्लेस क्यों करना पड़ता है? देखो हम लोग का ये जो नॉर्मल घर का दाल चावल आटा चीनी खरीदना तो नहीं है कि जब जरूरत हुआ हम लोग चले गए, माँ ने बोला जाओ भाई लेके आओ तो हम लोग चले गए, ऐसा नहीं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टेंडर बुलाते हैं फिर ऑर्डर प्लेस होता है। टेंडर बुलाने से क्या होता है कि मतलब जो भी रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो ह्यूज क्वांटिटी में होता है, तो सबसे सस्ता कहाँ से ले, ठीक है। मतलब सप्लायर भी सही चुनना एक मैटर होता है, ठीक है। सही सप्लायर का मतलब क्या होता है? सही सप्लायर का मतलब होता है कि उस सप्लायर का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, मतलब पहले उसने इस तरीके का मटेरियल सप्लाई किया है कि नहीं किया है। कहीं मार्केट में नया तो नहीं है, नया है मान लो सस्ते में दिया, 2 दिन दिया, फिर 3 दिन बाद बोल रहे हैं हम तो अब बिजनेस नहीं करते हैं, हम तो ये जो है मतलब जो तुम लोग अकाउंट्स में पढ़े ना, गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। आज खोला सस्ते में अच्छा माल दे दिया, फिर 5 दिन बाद बोल रहे हम नहीं देंगे। अब सोचो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उससे खरीदा उसका तो प्रॉब्लम हो गया, क्यों? क्योंकि उसने सस्ते में खरीदा और जो है अच्छा प्रॉफिट कमाया, या फिर सस्ते में मार्केट में बेचा, उसका बहुत बिका और उसका प्रॉफिट हुआ। देखो प्रॉफिट दो तरीके से कर सकते हो। मेन क्या होता है, अगर ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करोगे तो सस्ता, कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा, कॉस्ट जितना कम कर पाओगे प्रॉफिट उतना ज्यादा जनरेट कर पाओगे। अब मान लो कुछ दिन पहले हमें सस्ते में रॉ मटेरियल मिल रहा था तो हम लोग अपना प्रोडक्ट 12 रुपए में बेच रहे थे, अब हम लोग को महंगा पड़ रहा है रॉ मटेरियल, अब हम लोग बोल रहे हैं हम लोग इसको 12.5 रुपए में बेचेंगे, तब मार्केट में गलत इंपैक्ट आता है ना। तो ये भी पता करो कि भाई जिस सप्लायर से ले रहे हो क्या वो ऐसा काम करता है, पहले कभी किया है, उसका कोई हिस्टोरिकल इस बात पे बैकग्राउंड है कि नहीं, वो फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं। क्यों? देखो जैसे ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे का जरूरत है, जो सप्लायर है जो बेचेगा उसको भी तो पैसे का जरूरत है, उसके पास अगर पैसा नहीं है तो वो कहाँ से खरीद के हमें देगा? तो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है वो भी देखना चाहिए, ठीक है। फिर उस ये भी देखना चाहिए कि उसका कोटेशन, मतलब नॉर्मली टेंडर निकलता है तो वो सब कोई अपना अपना कोटेशन प्राइस भेजते हैं कंपनी को कि हम इतने में, मतलब ईमेल कर देते हैं, ठीक है, हम इतने में भेजेंगे, हम इतने में ये मटेरियल बेचेंगे, इतने में ये मटेरियल बेचेंगे। और कंपनी एक दिन एक मीटिंग बुलाती है, मीटिंग में सारे जो मतलब कोटेशन है वो सारे ओपन करती है, फिर चेक करती है सबसे कम कोटेशन किसका है। लेकिन कम जिसका है उसी से लेती है, ऐसा बात नहीं। मान लो जिसने सस्ते में देने का बात किया, मान लो उसका मटेरियल भी अच्छा है, उसका वो सप्लायर भी सही है, लेकिन वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से इतना दूर है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना लग जाएगा, उससे मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना लग जा रहा है कि उससे अच्छा है कि हम लोग हमारे पास में ही किसी सप्लायर से ले ले तो हमें सेम प्राइस पड़ेगा। मतलब हर एक चीज देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो चलो वहां से लेने चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें कोई चीज सस्ता पड़ रहा है, मान लो वो चीज मिलता है दिल्ली में, तो क्या आप दिल्ली चले जाओगे? ठीक है, डिपेंड करता है कि आप जा रहे हो तो उसमें आपका क्या बेनिफिट है वो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही कोलकाता में ही ढूंढो, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज होता है ना, कहीं कहीं सस्ते में मिलता है, लेकिन आप जाओगे कि नहीं जाओगे वो तो डिपेंड करता है कि आपके लिए वो चीज कितना मतलब वैलिड होता है, कि भाई हम अगर वहां जाके लेके आते हैं तो मेरा क्या खर्चा पड़ रहा है, देन हम उसको कितने में बेच पाएंगे, फिर बेच के मेरा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। सिर्फ सस्ता हुआ तो ले लिया, ऐसा नहीं होता है। और सस्ते में लो क्वालिटी का चीज ले लिया, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस जब हम लोग करते हैं, कैसे करते, वही मैंने बोला थोड़ा सा, ठीक है, कि ऑर्डर प्लेस करने का मतलब होता है कि पेपर में, न्यूज़पेपर में टेंडर देना, ठीक है, कि भाई ये कंपनी ये रॉ मटेरियल, फिर वो जब पढ़ते हैं सप्लायर लोग, फिर वो जो है अपना कोटेशन प्राइस भेजते हैं, फिर कंपनी चूज करती है अपने हिसाब से सारे चीजों को देखते हुए, ठीक है, फिर ऑर्डर प्लेस करती है। जब ऑर्डर प्लेस करती है तो कंपनी का दो कॉस्ट इनकर्ड होता है, एक होता है परचेज कॉस्ट, दूसरा होता है एसोसिएट कॉस्ट। एसोसिएट, ठीक है। परचेस कॉस्ट कौन कंट्रोल करता है? परचेस कॉस्ट कभी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं रहता। जब ये मार्केट में जाओगे चीनी खरीदोगे, उसका दाम हम लोग थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। मार्केट में जब जो रेट चल रहा है, कभी कभी महंगा हो जाता है, कभी कभी ठीक ठाक रेट रहता है। आलू प्याज टमाटर जो भी खरीदने जाओगे, ये सब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कंट्रोल्ड बाई मार्केट, ठीक है। परचेज प्राइस तो मार्केट कंट्रोल करेगा, इस पे हमारा कोई मतलब किसी तरीके का कंट्रोलिंग नहीं है। एसोसिएट कॉस्ट, इसके अलावा और क्या एसोसिएट कॉस्ट होता है? एक होता है कैरिंग कॉस्ट, दूसरा होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट।
दूसरा होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक। अच्छा, अब कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि हम लोग जो मटेरियल खरीद रहे हैं, ठीक है, उसको रखने का खर्चा। कैरिंग कॉस्ट को हम लोग स्टोरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट ये बोलते हैं। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट को हम लोग स्टोरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मतलब मटेरियल को रखने का सारा खर्चा जो है उसको हम लोग कैरिंग कॉस्ट बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो गोडाउन का रेंट से लेके शुरू करके हर एक चीज, या फिर गोडाउन के बाहर हम लोगों ने एक स्टोर, या फिर गोडाउन में एक स्टोर कीपर को रखा, ठीक है, जहाँ रॉ मटेरियल का स्टोर है। बाहर किसी जो है सिक्योरिटी गार्ड को रखा, चोरी ना हो जाए इससे बचाने के लिए। तो मतलब मटेरियल को सही से रखने के लिए जो भी हम लोग का खर्चा हो रहा है वो सारा हम लोग का कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब देखो, जैसे अभी मैंने बोला, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब परचेज ऑर्डर को प्रिपेयर करना, टेंडर बुलाना, ठीक है, मेलिंग करना, बिलिंग करना, फिर जो है मटेरियल को लेके आने से फ्रेट लगेगा, पहले इंस्पेक्शन करने जाना कि भाई हाँ हमें तो ऐसे तो देखो पेन पेपर वर्क में सब पसंद आ रहा है, बट एक बार जाके देखना भी तो पड़ेगा कि कितना अच्छा है वो मटेरियल, इंस्पेक्शन करना, ठीक है। डिलीवरी के लिए अगर हाँ हो गया, डिलीवरी को फॉलो अप करना। ये सारे चीजों के लिए अलग अलग लोग होते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही इंसान के लिए सारा चीज करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ये दो हमारा लगेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो जैसे कि मान लो कि हम लोग का एनुअल रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट है 12 लाख यूनिट। हमें 12 लाख यूनिट मटेरियल चाहिए, ठीक है। अब हम लोग ये 12 लाख यूनिट चाहिए ये तो पता कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन ये 12 लाख यूनिट कितना करके खरीदे? कितना करके खरीदने का मतलब है कि क्या हम हर मंथ 1 लाख 1 लाख 1 लाख यूनिट करके खरीदे, ऐसे करके 12 लाख यूनिट खरीदे, या फिर 6 लाख 6 लाख 12 लाख यूनिट साल में 2 बार में खरीद ले, या फिर 4 लाख करके 3 बार में खरीदे। मतलब हाउ मच, ठीक है, हाउ मच टू परचेस, कितना करके कितना क्वांटिटी में हम लोग खरीदे, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो कि हम लोग सोच रहे हैं कि 12 लाख यूनिट हम लोग एक ही बार में खरीद लेंगे एट ए टाइम, ठीक है, एक बार में पूरा 12 लाख यूनिट खरीद लेंगे, तो हम लोगों को कितना बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा बोल सकते हैं? नहीं समझ पाए। अगर 12 लाख यूनिट एक ही बार में खरीद लोगे तो जिससे खरीदोगे सप्लायर को कितना बार ऑर्डर करोगे? अगर एक बार में ही एक खरीदोगे, एक एक बार। बार, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा 1। और अगर मान लो कि हम लोगों ने सोचा है कि 1 लाख यूनिट एट ए टाइम खरीदेंगे, मतलब एक बार में 1 लाख यूनिट तो करके 12 खरीदेंगे, बार। तो 12 बार ऑर्डर देंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा 12 टाइम्स। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक ऑर्डरिंग कॉस्ट एक कैरिंग कॉस्ट। अब मुझे बोलो कि अगर हम लोग 12 लाख यूनिट एक बार में खरीदते हैं तो मेरा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या इम्पैक्ट आएगा? तो देखो, ऑर्डर एक बार कर रहे हो, ठीक है, और ऑर्डर 12 बार कर रहे हो, तो कौन से केस में ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगा? सेकंड केस में बार बार सेकेंड ऑर्डर केस कर। में ज्यादा आएगा, क्योंकि 12 बार ऑर्डर करोगे 12 बार खर्चा हो, ठीक है। और इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कम पड़ेगा। लेकिन कैरिंग कॉस्ट किस में ज्यादा होगा? अगर 12 लाख यूनिट एक ही बार में खरीद लेते हो तो रखने का झंझट किस में है? पहले वाले में। पहले वाले में कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, दूसरे वाले में कैरिंग कॉस्ट कम होगा, क्योंकि 1 लाख यूनिट करके खरीद। अब ये एक प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया? हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोगों का टोटल कॉस्ट का मतलब परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये जितना कम हो उतना अच्छा। नॉर्मल बात है, बिजनेस की तरह सोचो कि हम रॉ मटेरियल खरीदने जाएंगे तो मेरा जो भी कॉस्ट है, चाहे वो उस कॉस्ट का नाम परचेज हो, कैरिंग हो, ऑर्डरिंग हो, मेरे लिए तो कॉस्ट है। तो मेरा कॉस्ट जितना मिनिमम हो मेरे लिए उतना अच्छा, ठीक है। परचेज कॉस्ट में तो हम कंट्रोलिंग कर नहीं सकते। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि हम अगर ह्यूज क्वांटिटी में ले रहे हैं तो मुझे हो सकता है कि सप्लायर कोई डिस्काउंट दे दे, वो तो एक कंडीशन, ठीक है, उसको छोड़ो। लेकिन मुझे मार्केट का रेट अगर पता चल गया कि भाई इतना करके ये रॉ मटेरियल मिलता है, जो कि देखो उन लोग को पता होता है, क्योंकि वो लोग जो रॉ मटेरियल जो यूज करता है उसको पता, जैसे घर पे हम लोगों को नहीं पता होता है दाल चावल चीनी का क्या रेट है, ठीक है, तुम लोग को भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पता करो, पता होना चाहिए, ठीक है।
तो वैसे ही एसोसिएट कॉस्ट ये जो है, ठीक है, अब ये तीनों कॉस्ट हम लोग के लिए जितना कम हो उतना अच्छा। अब देखो हम लोग सोच रहे हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम कर ले तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि कैरिंग कॉस्ट को कम कर ले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है। ये प्रॉब्लम, परचेज को तो मैनिपुलेट कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन इसको तो दिमाग लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसका प्रॉब्लम ये, एक कमता है तो एक बढ़ता है, एक बढ़ता है तो एक कम होता है, तो अब क्या करें? तो हमें कुछ ऐसा ऑर्डर का सिस्टम सोचना पड़ेगा जिसमें मेरा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो जाए, ठीक है, मतलब ना तो कोई कम हो ना तो कोई ज्यादा हो। मुझे ऐसा कोई क्वांटिटी में ऑर्डर करना पड़ेगा जिसमें मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो जाए। इसी चीज को बोला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, इसी चीज को बोला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो तुम लोग पढ़े होगे कभी ना कभी, जिसको बोलते हैं ईओ क्यू, ठीक है, ईओ क्यू बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, तो अब क्या ईओ क्यू कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होगा? हाँ होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक का मतलब ही होता है चीपेस्ट, सबसे सस्ता, ठीक है। ऑर्डर का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, और क्वांटिटी का मतलब हो जाएगा जितना यूनिट हम लोग ऑर्डर करेंगे, यूनिट टू बी ऑर्डर्ड इन ए ऑर्डर, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर ही सारा चीज दिया है, सबसे सस्ते में कितना ऑर्डर करे, कितने बार करे कि मेरा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो। तो ईओक्यू मुझे ये फैसिलिटी देगा जहां पर मेरा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोगों को यहाँ पर, लेकिन ये ईओक्यू का ना कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मतलब ऐसे नहीं कि हर एक सिचुएशन में ईओक्यू हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला बात है कि ईओक्यू करने के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट पता होना जरूरी है। अगर एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं पता है तो हम लोग ईओक्यू अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जानने के लिए जानो कि अगर हम लोग एनुअल रिक्वायरमेंट को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो ईओक्यू नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। ईओक्यू एनुअल रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करके ही होता है, ठीक है। दूसरा बात है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए, साइज कुछ भी, ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स्ड होना चाहिए। तो हम देखो यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं कि अगर हमें ईओक्यू अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है तो क्या क्या एजम्पशन लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, तुम लोग चाहो तो लैंग्वेज करके बाद में लिख लेना। एनुअल रिक्वायरमेंट नोन होना चाहिए, नोन होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड जो है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज। मतलब क्या हुआ इसका? देखो कि अगर हम 12 लाख यूनिट ऑर्डर करते हैं तो भी मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट जितना होगा, मान लो ऑर्डरिंग कॉस्ट है @10, यहाँ भी @10 करके ही माना जाएगा, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से 10 करके बढ़ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। तो ये जो 10 पर ऑर्डर है ये मेरा फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट जो है ये हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है एज ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस। कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमेशा परचेज प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर वो हमें परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। अगर परसेंटेज में गिवन है, अगर पूरा डेटा देते जैसे कैरिंग कॉस्ट ₹20 तो बात अलग है, ठीक है, तब उसी का एप्लीकेशन करना। लेकिन अगर परसेंटेज में दिया जो कि ज्यादा टाइम देगा हमें परसेंटेज में, तो हमेशा उसको उस परसेंट को, जैसे कैरिंग कॉस्ट 2% पर यूनिट पर एनम इस तरीके से देगा, ठीक है। वो क्यों देगा वो भी देख लेते हैं। तो फिर उसे हमें परचेज प्राइस के ऊपर हमेशा कैलकुलेट करना है, चाहे कुछ भी बोला हुआ क्यों ना रहे, ठीक है। और जो एनुअल कैरिंग कॉस्ट है, मतलब पूरा टोटल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर। हमेशा कैरिंग कॉस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? एवरेज इन्वेंट्री पे, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री इस पे हमेशा कैलकुलेट होगा।
और परचेज प्राइस पर यूनिट, ये परचेज प्राइस लिखा है, चाहो तो चलो लिख ही देते हैं परचेज प्राइस। परचेज प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा, परचेज प्राइस पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ईओक्यू जो है एक ऐसा ऑर्डर साइज है जहां पर टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट इक्वल टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। मतलब कैसे लिखे, टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा इन केस ऑफ ईओक्यू। मतलब अगर हम लोग ईओक्यू फॉलो कर रहे हैं किस चीज के लिए, मेटेरियल ऑर्डर करने के लिए, तो फिर हम लोग का हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल एनुअल टोटल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ ये इसी बेस पे कि भाई कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को बराबर करेंगे तो कितना ऑर्डर करें कि उसमें कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर है। ये जो प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है ये प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। अच्छा अब देखो कैसे करके इसका फॉर्मूला है। तो हम इधर लिखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और इधर हम लिख देंगे कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब नॉर्मली क्या होता है, जितना सारा ऑर्डर करोगे इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अगर एक बार ऑर्डर किया तो 10 रुपीज करके 10 रुपीज होगा, अगर 12 बार ऑर्डर किया 10 रुपए करके 120 रुपीज होगा, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो कि एग्जांपल में मैंने 10 ले रखा है, और नंबर ऑफ ऑर्डर पता होना चाहिए। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे, एनुअल रिक्वायरमेंट जो है उसको, एनुअल रिक्वायरमेंट है 12 लाख, हम बोल रहे हैं ये 12 लाख हम एक ही बार में खरीद लेंगे, एक ही बार में खरीद लेंगे, ठीक है। तो हम 12 लाख का 12 लाख ही अगर खरीद लेंगे तो मुझे एक ही बार जो है ऑर्डर, तो ये कैसे मिलता है 12 लाख बाई 12 लाख, मतलब कैसे समझोगे ये अगर नहीं समझ में आया, आना तो चाहिए। देखो 12 लाख मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है, हम 1 लाख करके हर बार ऑर्डर करेंगे, ठीक है। एक ऑर्डर में 1 लाख, तो 12 लाख का ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए मुझे 12 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, ये क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड है, ये एनुअल रिक्वायरमेंट है। एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, और क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कि चीपेस्ट हो, यानी कि ईओक्यू, उस क्वांटिटी को ईओक्यू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट को बराबर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट या कंजम्पशन, जो चाहो लिख सकते हो, एनुअल कंजम्पशन ही लिख देते हैं ना, मुझे वो ज्यादा हैबिट है लिखने का, वही लिख देते, कहीं तो कंजम्पशन लिख देंगे कहीं रिक्वायरमेंट लिख देंगे। एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर पता करना पड़ेगा, तो मुझे जितना चाहिए पूरे साल में, और हम उसको कैसे करके परचेस करने वाले हैं, यानी नंबर ऑफ यूनिट टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये हो गया मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब देखो इधर का लिख दे और भी अच्छे से समझ में आएगा। एनुअल कंजम्पशन, अब ये नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, तो हम लोग एक ऑर्डर में जितना यूनिट ऑर्डर करना चाह रहे हैं उसको हम लोगों ने नाम दिया है ईओक्यू। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग ये कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को बराबर करेंगे। तो ये मेरा जो ऑर्डर क्वांटिटी, इसका नाम हम लोगों ने दे रखा है ईओक्यू इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? कैरिंग कॉस्ट का मतलब है कि मुझे मटेरियल को कैरी करके रखने का पूरे साल भर का जो खर्चा होगा, ये पूरा साल भर का खर्चा। क्यों? क्योंकि एनुअल कंजम्पशन को नंबर ऑफ सिंगल ऑर्डर से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग को पूरे साल भर में ये जो 10 रुपए का खर्चा दिख रहा है तो ये हम लोग का 12 लाख यूनिट को कंज्यूम करने के लिए दिख रहा है, ठीक है। या फिर ये 120 में जो दिख रहा है वो 12 लाख यूनिट को कंज्यूम करने का दिख रहा है। अब कैरिंग कॉस्ट, तो हमें जिस तरीके से अपना मटेरियल को कैरी करना पड़ेगा उसका खर्चा, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर एजम्पशन इसी बेस पे बनाए तो ही ईओक्यू वैलिड होगा कि कैरिंग कॉस्ट हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट,
एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, हमेशा किस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, हाफ इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन, ठीक है। पूरे साल भर का हमें कैरिंग कॉस्ट निकालना है, तो कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट का और पूरे साल भर का, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। और कैरी क्या करना है, तो मुझे पूरे साल भर में जितना भी मटेरियल है उसको कैरी करना है। मतलब देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर हम ये 1 लाख यूनिट, देखो 1 लाख यूनिट को एक लाख करके अगर हम खरीदेंगे तो पहले मंथ का मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, पहले मंथ मतलब देखो हम कैसे समझाए, मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं, देखो 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पूरा 12 मंथ्स का सिस्टम। 12 मंथ्स हमें मटेरियल को कैरी करना है, ठीक है। तो पहला जो मटेरियल हम लोगों ने खरीदा है, ठीक है, उसको हमें कितने दिन तक कैरी करना है, उसको हम लोग कंज्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको हम लोग को मान लो कि 12 मंथ्स तक कैरी करना पड़ेगा, बाकी यूज हो गया वो अलग बात है। सेकंड वाले पे कैरिंग कॉस्ट कितना लगेगा, 11 मंथ्स, ठीक है, सेकंड मंथ में जो खरीदा। थर्ड में कितना लगेगा, 10 मंथ्स, मतलब पहले वाले में 12/12, दूसरे वाले में 11/12, फिर उसके बाद वाले में 10/12, उसके बाद वाले में 9/12, उसके बाद वाले में 8/12 एंड सो ऑन, ऐसे करके चलता जाएगा। तो फिर फॉर्मूला जब बनाया गया तो ये बोला गया भाई एक एक करके इस तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक एक करके जो यूनिट है, मतलब हर मंथ का जो यूनिट है उसके हिसाब से नहीं करके एवरेज कर दो। जब हम लोग को प्रॉब्लम होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करने में तो हम लोग उसका एवरेज कर देते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है, तुम लोग अपना रिजल्ट बताते हो परसेंटेज में, मुझे इतना परसेंट मिला, क्यों, क्योंकि सामने वाले को समझ में। अब क्या बोलने बैठोगे कि मुझे अकाउंट्स में इतना मिला, लॉ में इतना मिला, इतना 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 करके, जब बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, क्या हम लोग अगर कोई पूछ ले सामने से भाई बोलो आपको इसमें कितना मिला तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली क्या बोलोगे, इतना परसेंट, थोड़ी ना कोई बोलता है। रिजल्ट जब भी पूछा, मान लो 10th का रिजल्ट पूछा, आप क्या इतने सारे सब्जेक्ट बताने बैठोगे, नहीं, एवरेज बताते हो, जो परसेंटेज होता है वो एवरेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज कि भाई एक एक मटेरियल का क्या कैरिंग कॉस्ट ढूंढे, हम लोग उसका एवरेज कर देते हैं। तो एवरेज करने का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो हाफ और नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, जो कि होता है ईओक्यू, ठीक है, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन, ठीक है। इससे ईओक्यू का फॉर्मूला भी निकल के आएगा। अब देखो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जो कि नॉर्मल मैथ्स का रूल्स है, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, ठीक है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 2 इंटू AC इंटू OC, ठीक है, ये पर ऑर्डर वाला मैंने एक बार हटा दिया, और इधर हो जाएगा EOQ इंटू EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया EOQ² इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 2 इंटू AC इंटू OC। तो EOQ² इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू AC इंटू OC डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। तो EOQ हो जाएगा हम लोग का √OF 2ACOC डिवाइडेड बाय CCPUP, ठीक है। तो ये EOQ को इस तरीके से समझाने का रीजन क्या है, कुछ नहीं, जब तुम लोग को पूछे कि बोलो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो ये वाला समझा दिया तो फिर ये रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये समझा दिया तो ये रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकी तो देखो समझ के याद करना होता है, ठीक है। सिर्फ याद करने का मतलब रटना होता है, समझ के याद कर सकते हो, ऑब्वियसली समझ के याद तो करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि समझ लिया भूल गए, क्या लिखना है, ईओक्यू नाम है, वो सब तो याद रखना पड़ेगा ना, वो सब तो फिक्स्ड है कि भाई इसको ईओक्यू ही बोलते हैं, तो हमें ईओक्यू ही बोलना पड़ेगा, और कुछ थोड़ी ना हम लोग बोल सकते। तो ये हम लोग का फॉर्मूला निकल के आ गया ईओक्यू। तो ये फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करने के लिए, तो हम लोग को सबसे सस्ता पड़े, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ईओक्यू समझा, इसलिए क्वेश्चन
हम्म। हम अपने सुविधा के लिए ये 12 लिखे, तुम लोग भी लिख लो, नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लिख लो। कैलकुलेट द ईओक्यू, ठीक है। मैंने ईओक्यू लिख दिया, क्वेश्चन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी लिख सकता है, ठीक है, तो उससे समझ जाओगे कि ईओक्यू होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो state the number of orders to be placed in a year. Consumption of material per annum 10,000. Order placing cost per order ₹25. Cost per kg of raw material ₹2. Storage cost 4% on average inventory. तो तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ ईओक्यू कितना होगा और नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा। एक चीज बता देते हैं, बाकी सब चीज तुम लोग को कर लेना चाहिए, मतलब समझ में आ जाना चाहिए। ये जो स्टोरेज कॉस्ट है, ऑर्डर ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, वो तो पढ़ के समझ में आ रहा होगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी मतलब 1 किलो रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है मार्केट में, दैट इज परचेज प्राइस। स्टोरेज कॉस्ट का मतलब कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हमेशा कैलकुलेट किस पे होना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट हमेशा कैलकुलेट होना चाहिए परचेज प्राइस पे। उसका फिक्स्ड परसेंटेज हमेशा परचेज प्राइस पे कैलकुलेट होना चाहिए, चाहे मुझे ये एवरेज इन्वेंट्री लिख दे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर ये लिखा क्यों है, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि जब स्टोरेज कॉस्ट यानी कि कैरिंग कॉस्ट निकाला जाता है तो वो एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर निकाला जाता है, तो उन्होंने वो लिख दिया है कि वो हम लोगों ने कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री पे किया है, बट उस पे मत जाओ, हमेशा ये परचेज प्राइस पे ही होगा, यानी ₹2 पे होगा। तो सारा चीज बता दिया, फॉर्मूला में पुट करो, पुट करके मुझे बोलो ईओक्यू कितना होगा और कितना सारा ऑर्डर हम लोग प्लेस करेंगे। 2500। सही बोल, 2500 और नंबर ऑफ ऑर्डर टोटल 4 ऑर्डर। ठीक है, सही बात, ठीक है। तो यो क्यू कैसे निकले, यो क्यू का मतलब हो जाएगा 2 into AC into OC डिवाइडेड बाई CC पर यूनिट पर एनम, ठीक है। एनुअल कंजम्पशन कितना है, एनुअल कंजम्पशन है 10,000 kg। अब एग्जाम में तुम लोग एसी का मतलब क्या है ये सब लिख के दिखा सकते हो, ठीक है, मतलब एसी क्या है, क्योंकि सब कोई एसी लिखेगा ये जरूरी नहीं, कोई एआर भी लिख सकता है एनुअल रिक्वायरमेंट, क्यों, कोई जो है एडी भी लिख सकता है एनुअल डिमांड, ठीक है। तो हम लोग क्या मान रहे हैं, एसी का मतलब ओसी का मतलब सीसी
पीयूपीए वो सब लिख देना चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 करके, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए होता है, देखो वो फॉर्मूले में भी था बट वो लिखने के लिए मैंने उसको हटा दिया, बाकी पर ऑर्डर तुम लोग लिख सकते हो। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो कैरिंग कॉस्ट बोल दिया है 4% हमेशा लगेगा मटेरियल के परचेज प्राइस के ऊपर, मैंने बता भी दिया। अब कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करना चाहिए, तो कैलकुलेटर 2 into 10,000 into 25 divided by 2 divided by 4%, 62 ये, और इस पे रूट लग जाएगा 2500। ठीक है, तो मैंने तो डायरेक्टली कर दिया, तुम डायरेक्टली लिख देते, तुम लोग जैसा कर रहे हो वैसा लिख देना। 2500 आंसर में केजी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल केजी में है तो यूनिट लिखना जरूरी है। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर, एक साल में कितने सारे ऑर्डर हम लोग प्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए 10,000 यूनिट में। ठीक है, और हम लोग एक बार में 2500 करके ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ईओक्यू। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई ईओक्यू, इससे ही निकल के आता है नंबर ऑफ ऑर्डर, इसीलिए मैंने पहले ही सारा चीज समझा दिया है। ठीक है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 2500, तो इसका आंसर आ गया 4 ऑर्डर पर एनम। ठीक है, या पर ईयर, हर साल 4 करके ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। ए मैन्युफैक्चरर requires 1,000 unit of raw material per month. The ordering cost is rupees 50 per order. The carrying cost is the carrying cost in addition to rupees 2 per unit is estimated to be 15% of the average inventory. Per unit per year. The purchase price of raw material is rupees 10 per unit. Find economic lot size and total cost. The manufacturer is offered a 5% discount in purchase price for order
orders of 2000 units or more but less than 5000 units. A further 2% discount available for order of 5000 unit or more. Which of these three alternatives ways of purchase he should select? बोला है कि a manufacturer requires 1000 unit of raw material per month. The ordering cost is 15 per order. The carrying cost in addition to rupees 2 per unit is estimated to be 15%. मतलब carrying cost 15% तो है ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर यूनिट पर एनम, लेकिन हम लोग को इसको किस पे कैलकुलेट करना है, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पे, और उसके साथ साथ 2 रुपया भी होगा, मतलब 15% ऑफ जो परचेज प्राइस है वो तो कैरिंग कॉस्ट होगा ही होगा, प्लस ₹2 भी उसमें ऐड हो जाएगा. The purchase price of raw material is 10 per unit. Find economic lot size and total cost. सबसे पहले तो ये निकालो find economic, उसके बाद वाला पॉइंट बाद में देखते हैं. इकोनॉमिक लॉट साइज का मतलब ये क्यों निकालो, टोटल कॉस्ट का मतलब परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट. परचेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, ये तो पता होना चाहिए कि हम टोटल इतना खरीद रहे हैं, कितना रुपए करके है, इंटू करने से निकल जाएगा. ये तो 1-2 का काम है. ठीक है, 1-2 में भी हम लोग ये चीज सीखते हैं कि अगर कोई चीज, जैसे कि यहाँ पर देख लो, रॉ मटेरियल कितने में मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है हम लोगों का 10 रुपए पर यूनिट करके. हम लोगों को कितना खरीदना है एनुअल, वो निकालना पड़ेगा, इंटू 10 रुपए करने से परचेज प्राइस आ जाएगा. और क्या निकालना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, इसीलिए तो अभी सिखाया. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना सारा होगा, ये देखो, ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ही निकला है ना. ये देखो, ये पुट करना है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, और ये पुट करोगे तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा. फिर तीनों को ऐड कर देना तो फिर आ जाएगा टोटल कॉस्ट. पहले उतना तक करो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट बोला है उसको डील करेंगे. तो सबसे पहले तो ये क्यों निकाल के बताओ कितना.
बोलो ईओक्यू कितना होगा। ये तो कितना आसान चीज है, ये तो बताना ही चाहिए। ये सब तो देखो बीकॉम में भी करते हो। बीकॉम में तो कॉस्टिंग में ये तो घर भर के बनते हैं। नहीं होगा क्या। हम एक बार कैलिंग का बता देंगे। कैसे पता है कैरिंग कॉस्ट। हम अभी तो होता है कैरिंग कॉस्ट 15% किस पे लगाओ। अभी तो सीखा है। परचेज प्राइस तो परचेस प्राइस कितना। 10 रुपये। उस पे 15% कितना। 1.5। और उसके साथ और 2 रुपया भी लगेगा तो 1.5 के साथ 2 रुपया ऐड करोगे, एडिशन बोल दिया। एडिशन। 320। 320। नहीं बात। बोलो कैरिंग कॉस्ट कितना लिखे। 2 + 10 × 15%। बोलो ये समझ में आता है। देखो 3 बार मैंने बोला ये चीज कि बता दिया एडिशन ऑफ 2 रुपीज के साथ 15% ऑफ जितना भी एवरेज इन्वेंट्री बोल दे हम लोग को परचेस प्राइस पे लगाना है, तो परचेस प्राइस 10 रुपया दिया है। बोलो ये वाला पॉइंट। ये क्या हम बताए। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलो कितना लिखे। नहीं लगा क्वेश्चन। 15। और एनुअल कंजम्पशन 12,000। 1000 इंटू 12। ठीक है देखते कितना है, मेरे पास इसका आंसर है नहीं, हो सकता है वो आंसर भी है। तो यहाँ पर हो गया 12,000 × 15 और ये हो जाएगा 2 रुपीज और ये कितना आ रहा है 15 पैसा। 1.5। 3.5। 3.5। 2 × 12,000 × 15 / 3.5 और इस पे लगा देंगे रूट 320 मतलब 321 आ रहा है। ठीक है तब ठीक है 321 पर मंथ था ये वाला। ठीक है अगर रॉ मटेरियल ये पर मंथ है तो फिर हम लोग को एनुअल रिक्वायरमेंट के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है ईओक्यू का फॉर्मूला, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग का 321। अच्छा फिर उसके बाद बोला है फाइंड इकोनॉमिक लॉट साइज हो गया और टोटल कॉस्ट। चलो टोटल कॉस्ट निकाल। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या क्या आ जाएगा। परचेज प्राइस फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट फिर कैरिंग कॉस्ट। तो परचेज प्राइस कितना होगा, कितना खरीदना है हम लोग को। 12,000 यूनिट खरीदना है। टोटल कॉस्ट मतलब सब एनुअली निकालना है 10 रुपए करके, तो 1,20,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट है 12,000, एक बार में कितना ऑर्डर करें 320 भी ले सकते हो राउंड में आंसर लाने के लिए। ठीक है ये डिवाइड करने से हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। ठीक है सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट कैसे होगा, एवरेज इन्वेंट्री पे लगता है तो यू क्यू है 320, हम 320 ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन नहीं आएगा। फिर देख लेते हैं आंसर के साथ। इसका आंसर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट आया हम लोग का 3.5, यहाँ पर निकाल रखा है ना तो वही देख के लिख दिया। तो ये हो गया 1,20,000। 12,000 डिवाइडेड बाई 320।
562.5. 562.5 ठीक है, तो 562.5 प्लस ये हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.5 560. 560। देखो नॉर्मली ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दो कॉस्ट क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए. सेम होना चाहिए, बट सेम क्यों नहीं आया पता है, अप्रोक्सीमेशन की वजह से नहीं आया। ठीक है, तो एक काम करो 321 लेके देखो, सेम होना चाहिए। ठीक है, 321 से हो जाएगा, चेक कर। 12,000 डिवाइडेड बाई 321, तब हम 321 ही लिख देंगे इंटू 50। 560.7 मतलब 561 लिख देते हैं, 561 लिख देते, देखते इससे अगर आ जाएगा ना तो वही लिखेंगे, सेम होता है नॉर्मली, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। और 321 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा 561। हाँ, अगर हम से 0.7 को अगर एक बार अवॉइड करते, जो कि कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो हम लोग का दोनों में 561 मतलब ठीक है। अगर हम लोग 321 लेंगे तो ज्यादा नियरेस्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब दोनों मैच होना चाहिए। देखो डिफरेंस आ सकता है, अगर मेरा ईओक्यू अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से निकले तो फिर आ सकता है ना, उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन नियरेस्ट आ जाए वो अच्छा है। तो 1,20,000 और 561 प्लस 561 कितना हो जाएगा? 1,21,122. 1,21,122। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट आ गया, यही निकालने के लिए बोला था। यही देखो, आज तो अभी जस्ट यही सीखा है हम लोगों ने, और कुछ भी नहीं सीखा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बोला है कि द मैन्युफैक्चरर इज एफेक्ट offered a 5% discount in purchase price for order of 2,000 unit or more but less than 5,000 unit। बोल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको सप्लायर की तरफ से एक ऑफर आया, क्या है, बोल रहा है कि आपको 5% डिस्काउंट कर देंगे परचेज प्राइस पे। मतलब 10 रुपए की जगह कितना रुपए पे करना पड़ेगा फिर एक यूनिट का? अगर 5% कोई डिस्काउंट दे रहा है तो 10 रुपए की जगह कितना पे करना? 9.5. ठीक है, तो उतना पे करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन है कि कितना यूनिट ऑर्डर करना पड़ेगा, 2,000 या उससे ज्यादा, लेकिन 5,000 से कम, नहीं तो ये ऑफर प्राइस नहीं मिलेगा। ए फर्दर 2% डिस्काउंट अवेलेबल फॉर ऑर्डर ऑफ 5,000 यूनिट और मोर, और अगर 5,000 या उससे ज्यादा पे करते हो तो और 2% डिस्काउंट मिल जाए। Which of these which of these three alternatives ways of purchase he should select, मतलब उसे कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? अभी जो ईओक्यू में निकला वो सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर 2,000 से 5,000 के बीच में ऑर्डर करना चाहिए, या 5,000 या उससे ज्यादा का ऑर्डर करना चाहिए, उसके लिए सस्ता होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? हर एक केस में हमें टोटल कॉस्ट ही निकालना है, जिस केस में मेरा टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा मुझे वही करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने टोटल कॉस्ट निकाला है एट ईओक्यू लेवल पे। ठीक है, अब हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे एट 2,000 यूनिट। ठीक है, अब तुम लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ तो बोला था कि 2,000 और मोर बट लेस देन 5,000, मतलब 2,000 से लेके मतलब 2,000 से लेके 5,000 के अंदर कोई भी ऑर्डर। ठीक है, बट लेस देन 5,000, 5,000 से कम मतलब 4,9,999। तो इसमें तो बहुत सारा डेटा आ रहा है, तो हमें कौन सा लेना चाहिए? तो देखो, लेने को तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, 2,001, 2,060, 2,075 कुछ भी ले सकते हो, 3,500 25 ये भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इस रेंज के अंदर कुछ भी ले सकते हो। लेकिन क्या है कि हमें ऐसा वैल्यू लेना चाहिए जिसपे कैलकुलेशन पे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ना आए। तो कोशिश करो कि जो रेंज जहां से स्टार्ट हुआ है वो लेके कर लेने का। ठीक है, हर एक केस में, जैसे ये 2,000 से स्टार्ट हो रहा है और 5,000 के कम तक का जा रहा है। ठीक है, और ये वाला 5,000 या उससे ज्यादा, तो हम लोग 2,000 और 5,000 को लेके ही करेंगे। ये बीच में क्या ले उसको लेके कंफ्यूजन नहीं करना है, हमेशा स्टार्टिंग वाला रेंज ले लेना है और उसी पे कैलकुलेट करके देना। ठीक है, और ये रेंज अच्छा भी है, देखो 2,000 बोला है तो इसमें अप्रोक्सीमेशन आने का चांसेस कम है कि, और कैलकुलेशन भी आसान है। अब तुम लोग मान लो ऐसे ले लोगे 2,157, ठीक है, अब इस पे कैलकुलेशन भी प्रॉब्लमेटिक होगा, लेकिन इस पे भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, भले ही सेम ना आए, लेकिन ओवरऑल आंसर ये आ जाएगा कि हमें कौन सा जो है परचेज ऑर्डर सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग हमेशा अगर कोई रेंज देगा तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से ही करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 2,000 यूनिट लिखा है। तो 2,000 यूनिट पे परचेज प्राइस लिखेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखेंगे, कैरिंग कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है, तो 2,000 यूनिट
का मतलब क्या है कि एक बार में 2000 यूनिट ऑर्डर करेंगे, ठीक है, तो मुझे 12,000 यूनिट पूरे साल में चाहिए। मेरा परचेज प्राइस अब कितना हो जाएगा, 9.5। अभी तुम लोगों ने बोला कितना डिस्काउंट मिलने से हो रहा है, 5%, ठीक है, तो उसमें लिख लेते हैं। मतलब मुझे 95% देना पड़ेगा, 10 रुपीज का, ये लिख दिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, एनुअल रिक्वायरमेंट है 12,000, एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं, अब हम लोग 2000 यूनिट करके ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 15 है। ये हमेशा फिक्स्ड होता है ईओक्यू में, पहले ही बोल दिया, इसमें कभी कोई चेंजेस तुम लोग को नहीं देखने को मिलेगा। कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा हाफ इंटू, ये किस पे लगेगा, 2000 यूनिट पे। और अब ये 3.5 नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस पे होता है, परचेज प्राइस हम लोग का 10 रुपया रहा नहीं, ठीक है, वो हो गया है 9.5। तो 2 रुपीज प्लस 9.5 के ऊपर 15%, है ना, 9.5 के ऊपर 15% परचेज प्राइस के ऊपर, ये हम लोग को कैलकुलेट करके देखना है। तो बोलो 12,000 इंटू 10 इंटू 95%, मतलब 12,000 इंटू 9.5 कितना होता है, 1,14,000। 1,14,000। और 12,000 डिवाइडेड बाई 2,000 मतलब 6 बार ऑर्डर करेंगे, 6 इंटू 15 कितना होते हैं, 90। और इधर वाला कितना, हाफ इंटू 2,000। और ये पहले कैलकुलेट करो, 9.5 इंटू 15% कितना होता है, प्लस 2 रुपीज इंटू 1,000, मतलब 2,000/2। 3,425। 3,425, ठीक है। देखो ये यो क्यों नहीं है, इसलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट में क्या दिख रहा है, ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो अब बोलो कितना आएगा टोटल का, 1,17,515। अब सेम तरीके से निकालो टोटल कॉस्ट एट 5,000, क्योंकि उसके बाद हमें 5,000 यूनिट के ऊपर निकालने के लिए बोला। परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, तो परचेज प्राइस कितनी हो जाएगी, 12,000 इंटू, अब और 2% डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा बोला था, फर्दर 2% डिस्काउंट। तो और 2% मतलब टोटल कितना हो जाएगा, मतलब 9.5 पे और 2% कितना हो रहा है, 9.31। और 2% डिस्काउंट का मतलब जो मिल रहा है उस पे भी और 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो 9.5, इस पे 5% बोला था ना पहले वाले में, और इस पे 2%, तो टोटल 7% भी बोल 7%। सकते हो, 7% भी कर सकते हो, 7% करने से भी हो जाएगा शायद 9.3। देखो तो 10 के ऊपर 7% मतलब 93%, है ना, मतलब इतना पे करना पड़ेगा, 7% कैंसिल मतलब 93% पे करना पड़ेगा, तो 93 आ गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एक बार में जितना ऑर्डर करना है इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर प्लस हाफ इंटू 5,000 इंटू 2 प्लस 9.3 के ऊपर 15%। 12,000 इंटू 10 इंटू 93% कितने हो गए, 1,11,600। और 12,000 बाई 5,000 इंटू 15, 36। 36 रुपीज, और ये हो जाएगा 8,487.5। टोटल। 1,20,123.5।
तो बोलो सबसे सस्ता कौन सा है? 1,20,000, 123, 1,17,000, 515, 1,21,000, 122। सबसे सस्ता कौन सा 5,000 यूनिट में। है? 2,000 वाला ना, 1,17,000। ये तो 1,20,000 है, ये 1,21,000 है, ये 1,17,000 है। कौन सा सस्ता है? 2,000। 2,000। ठीक है। तो देखो ईओक्यू में कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम भले ही हो, अगर तुम लोग एक चीज देखोगे, जैसे इसका टोटल बोलो कितना आता है? 561 का टोटल, 2 बार 561 का मतलब 1122। ठीक है। और ये टोटल लगाओ कितना आता है? 90 प्लस ये वाला 53515। ठीक है। अच्छा, और ये वाला टोटल लगाओ कितना आता है? ये तो और भी ज्यादा आएगा, 8,000, 8,487 और 36। तो ये कितना आ जाएगा? 852। 8,523.4। ठीक है। तो अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट देखो तो सबसे कम किस में आ रहा है? ईओक्यू में ही आ रहा है। ईओक्यू में सबसे कम हो रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। लेकिन फिर भी हमें बेनिफिट ईओक्यू में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डिस्काउंट जो है, डिस्काउंटेड मतलब परचेज प्राइस हमें सस्ता पड़ा। ठीक है। तो हम लोग ईओक्यू नहीं करके हम लोग जो सस्ता होगा वही करेंगे। ऐसा थोड़ी कि ईओक्यू ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वैसे कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का देखो तो ऑब्वियसली ईओक्यू, मतलब अगर मुझे डिस्काउंट नहीं मिले तो ईओक्यू से सस्ता कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है। डिस्काउंट मिला तो मुझे परचेज प्राइस कम हो जा रहा है। देखो इधर 1,20,000, इधर 1,14,000, इधर 1,11,600। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग को ईओक्यू से ज्यादा जो बेनिफिट दे रहा है तो वो है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा द मैन्युफैक्चरर शुड ऑफ द alternative of 5% discount and order for 2,000 unit at each time, as this option the total inventory cost is the minimum. A company manufactures a special product which requires a component alpha. The following particulars are collected for the year 2013. Annual demand मैंने AD लिख दिया of alpha 8,000 unit. Cost of placing an order ₹200 per order. Cost per unit of alpha ₹400. Carrying cost percentage per annum 20%. ठीक है। क्या क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर लिख देते हैं, EOQ कॉमा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉमा एनुअल कैरिंग कॉस्ट कॉमा
और एनुअल परचेस कॉस्ट, ये चार चीज निकाल के दिखाओ। सबसे पहले ईओक्यू, फिर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरी कॉस्ट, एनुअल परचेस। Ma'am, EOQ 200 units. ईओक्यू 200। Ma'am, annual ordering cost 8,000. एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 8,000। Ma'am, annual carrying cost तो 8,000. ठीक है जी। Annual purchase cost হচ্ছে 32 লাখ। सभी निकल गए, टोटल कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ₹32,16,000। EOQ 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन तो दिया हुआ है। एनुअल कंजम्पशन है 8,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200, तो 8,000 सब दिया हुआ है। देखो इससे आसान मुझे तो नहीं लगता है कुछ भी हो सकता है। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो देखो इसका मतलब है कि पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ रहे इसका मतलब यही होगा और कुछ नहीं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 200 हो गया। कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ अल्फा, तो मतलब पर यूनिट हमेशा कैरिंग कॉस्ट डिफाइन होता है, तो कैरिंग कॉस्ट है 20%, ठीक है। और ये पर यूनिट जो है ये कैरिंग कॉस्ट हो गया परसेंटेज में, और ये इसका क्या बोलते हैं उसे, परचेज प्राइस हो गया, ठीक है। 400 पे 2 लगाना पड़ेगा, 400 पे हम लोग लगा लेंगे 20%, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 8,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 20%, ये जितना है और 200। और ये बीकॉम में भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस पे कितना कुछ इस पे देता है, मतलब जिन लोगों ने बीकॉम कर लिया है या फिर कर रहे हो, जो भी हो, ठीक है। तो ईओक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर एनुअल परचेज कॉस्ट, तो परचेज कॉस्ट कितना होगा, मुझे 8,000 यूनिट चाहिए पूरे साल भर में, और परचेज प्राइस कितना है 400 करके, तो 8,000 इंटू 400 कितना हो जाएगा 32 लाख। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, हम लोग ऑर्डर कैसे करते हैं,
सॉरी हाफ लिखते हैं, ये तो कैरिंग कॉस्ट लिखते हैं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा, मुझे 8000 यूनिट चाहिए, हम एक बार में 200 यूनिट करके ऑर्डर करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 है, ठीक है, तो 200 कट गया 8000। और एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा हाफ इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो कि है 400 इंटू 20%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 400 का 20, 8, तो 8000 और 8000 16 32 है 60, और तो कुछ था ही नहीं इसमें। नेक्स्ट लिखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relative to a type of raw material is available. Annual demand 2000 unit, unit price rupees 20, ordering cost per order rupees 20, storage cost 2% per annum, interest rate 8% per annum, lead time, lead time half month। तो कैलकुलेट क्या क्या करना है, ईओक्यू टोटल कॉस्ट, तो टोटल एनुअल कॉस्ट, तो टोटल एनुअल कॉस्ट निकालने का मतलब ही हो जाएगा ये वाला, ये सब मिला के क्या होता है टोटल एनुअल कॉस्ट, तो ये तीन निकालने के लिए मैंने अलग अलग नहीं लिख के इसको लिख दिया, ठीक है, तुम लोग को यो क्यों निकालना, ठीक है। अब लीड टाइम जो है उसका मतलब हम बताओ, लीड टाइम का मतलब होता है कि मैंने कोई चीज ऑर्डर किया कितने दिन बाद वो आके पहुंचेगा, जैसे ऑनलाइन में सबको ही ऑर्डर करते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ रहता है ना कि आपका 4 to 6 बिजनेस डेज के अंदर आके पहुंच जाएगा, ठीक है, तो मिनिमम 4 दिन मैक्सिमम 6 दिन लग सकता है। तो ये जो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6, इसको बोलते हैं लीड टाइम, कितने दिन के अंदर आए। बट ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें लीड टाइम का कोई जरूरत नहीं होता है, इवन टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी हमें लीड टाइम का कोई जरूरत नहीं होता है, ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बाकी चीजों को हमें यूज करना पड़ेगा बाकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट जो दिया है ये कौन सा कॉस्ट में जाएगा, तो देखो हम बता देते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है मेरा स्टोरेज कॉस्ट होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने जो रॉ मटेरियल खरीदा है, देखो रॉ मटेरियल इन जो इन कैरिंग कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल के परचेज प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो मटेरियल खरीदा है, मान लो वो लोन लेके खरीदा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, फिर हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट का जो कॉस्ट है वो हमारे स्टोरेज कॉस्ट का पार्ट होता है। देखो ये हमारे परचेज प्राइस का भी पार्ट नहीं होगा, परचेज तो मार्केट का जो रेट है उससे खरीदते हैं, ये हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी पार्ट नहीं होगा कि कितना खर्चा होता है ऑर्डर करने का, ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो मैंने बोला टेंडर प्रोसेसिंग ये सारी चीज, मेलिंग बिलिंग इंस्पेक्शन कैरेज ये सब लगता है, तो ये हम लोग का स्टोरेज यानी कि कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो बता दिया इंटरेस्ट रेट कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है, तो अब ईओ क्यू निकालो, फिर इसके बाद वो टोटल एनुअल ईओक्यू कॉस्ट, 200। ईओ क्यू 200, हाँ सही है। इंटू AC इंटू OC डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो पर यूनिट कॉस्ट है 20, इस पे लगेगा 8% प्लस 2% यानी टोटल 10%। $40,400 टोटल कॉस्ट। हाँ 40,000 सही है।
टोटल एनुअल कॉस्ट, तो परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो परचेज प्राइस हो जाएगा 2000 इंटू 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 2000 यूनिट, एक बार में 200 यूनिट ऑर्डर करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20। यहाँ से ही सारा डेटा दिख जा रहा है, यहीं से देख देख के लिख रहा है, क्वेश्चन तो जरूरत भी नहीं है। हाफ इंटू EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर एनम, जो कि 2 रुपीज निकल के आया था, तो मैंने वही देख के लिख दिया। तो ये हो गया मेरा 40,000 प्लस ये हो जाएगा 200, ये 2 जीरो कट गया, 10 और 10 इंटू 20 मतलब 200, और EOQ पे है तो ये भी 200 ही होगा, 2 कट गया, तो 40,000। तो Yes, ma'am. और एक दे देते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला किया है ना, कंजम्पशन नहीं नहीं किया, चलो कर लेते, एक और प्रैक्टिस कर लेते, उसके बाद जो है लेवल जो है वो देखें, लेवल ऑफ कैलकुलेट EOQ एंड किया ये मुझे नहीं, डेटा अलग था, ठीक है जी। कैलकुलेट EOQ एंड number of orders to be placed in a year. Consumption of material per annum 50,000 kg. Order placing cost per order 125, cost per unit of raw material 10, storage cost 5% on average inventory. तो बोलो क्या होगा EOQ और नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड। मैम ये क्यों 5,000? 5,000 10 times. 10 times सही। 50,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट 125, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 10 इंटू 5%, तो 0.5 आएगा, 2 इंटू 50,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 0.5, इसका रूट। आज मेरा मतलब की सब जगह 2 इंटू 50,000 into 125 divided by 10 divided by 5%, 5,000, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ, यानी कि जो ऑर्डर साइज पे हम लोग ऑर्डर करना चाहते हैं, 50,000 का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, हम लोग एक बार में 5,000 करके ऑर्डर कर रहे हैं, यानी 10 ऑर्डर प्लेस्ड इन ए ईयर, प्लेस्ड पर एनम, पूरे एक साल में 10 बार ऑर्डर करेंगे। अब
इन्वेंट्री लेवल पढ़ते हैं। इन्वेंट्री लेवल क्या? इन्वेंट्री लेवल तो सबसे पहला होता है ROL। ROL का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल। ठीक है, रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मैंने बोला ना कि चीनी कितना रहते रहते ऑर्डर करना है, ठीक है, वो माँ को पता होता, ठीक है। तो फिर वो उस हिसाब से मतलब कितना चीनी रहते रहते ऑर्डर करे उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, कि मेरे डब्बे में इतना है अब हम ऑर्डर करेंगे, तो उस चीज को बोला जाता है रीऑर्डर लेवल। जिस लेवल पे हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे उसी को हम लोग बोल देंगे रीऑर्डर लेवल। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं रीऑर्डर लेवल का मतलब इट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, is the level of stock, लिख दो, stock at which order must be placed। मतलब इतना रहते रहते ऑर्डर कर देना ही है, नहीं तो हम लोग का शॉर्टेज हो सकता है। तो रीऑर्डर लेवल हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से डिसाइड करता है, इसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? जब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। देखो, इसका मेन फॉर्मूला ऐसा है, मैक्सिमम कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब यूसेज, ठीक है, यूसेज भी लिख सकते हो, कंजम्पशन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब इसको याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका है, मैक्स ब्रैकेट में UT, ठीक है, लिख के यही आना है एग्जाम में, जो प्रॉपर लिखा हुआ है वही लिख के आना है, ये तुम लोग के याद रखने के लिए कि ROL का मतलब मैक्स UT। अब U फॉर यूसेज, T फॉर लीड टाइम। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है अपने याद रखने के लिए कि भाई कैसे करके याद कर सकते हैं इतना बड़ा चीज। ठीक है, मैक्सिमम यूसेज, U फॉर यूसेज लिख भी देते, चलो, U फॉर यूसेज होता है, T फॉर लीड टाइम होता है, लीड टाइम। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो, हम लोग जितना मैक्सिमम कंजम्पशन कर सकते हैं, अब ये कंजम्पशन कैसे निकलता है? पर डे हो सकता है, पर वीक हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम लोग इस कंजम्पशन को किस तरीके से जज कर रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है, कितना समय लगेगा आके पहुंचने। मान लो मैंने, मेरा यूसेज है पर डे, मान लो कोई भी एक रॉ मटेरियल का मान लो 10 kg पर डे है कंजम्पशन। ठीक है, हम ऑर्डर करने के 6 डेज के बाद आके स्टॉक पहुंचे। ठीक है, 6 डेज के बाद, मैक्सिमम 6 दिन लगेगा। ठीक है, तो फिर ये मेरा हो गया मैक्सिमम लीड टाइम। तो अब ये अगर हम एक दिन में 10 kg कंज्यूम करते हैं तो 6 दिन में कितना केजी कंज्यूम कर देंगे? 60 kg कंज्यूम कर देंगे। मतलब ये मान लो मेरा कंटेनर है जहां पर रॉ मटेरियल रहता है, तो हम कब ऑर्डर करें? ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मेरा 100 kg मटेरियल रहता है एग्जाम्पल के तौर पर, और ये मान लो मेरा 60 kg है, इसके नीचे 60 के नीचे जाएगा तो कम, ठीक है, और इसके ऊपर जाएगा तो ज्यादा। तो मेरे पास 80 kg है, तो क्या हम ऑर्डर प्लेस कर दे? नहीं। हम कब ऑर्डर प्लेस करते हैं? जब मेरे कंटेनर में 60 kg दिखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक दिन का कंजम्पशन है 10 kg। ठीक है, तो 6 दिन बाद अगर स्टॉक आके पहुंच जाएगा तो मेरे पास जैसे ही 60 किलो अवेलेबल है तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब मेरा क्या होगा कि मेरा जो है यहाँ पर कंजम्पशन होते रहेगा और 6 दिन के अंदर स्टॉक आके पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा रीऑर्डर लेवल हो गया कि इतना रहते रहते ही मुझे ऑर्डर कर देना है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा कि कितना रहते रहते हम लोग को ऑर्डर कर देना, और इसका शॉर्टकट हो गया मैक्स ब्यूटी। ठीक है, अच्छा, इसका और एक फॉर्मूला भी होता है, अगर जरूरत पड़े तो इसका भी यूज करना पड़ेगा, तो अभी लिख के रख लो, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम into average consumption rate। ठीक है, फिर मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, इट इज
the level of inventory in store beyond which the inventory level can never cross during द ईयर। ठीक है, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हमें स्टॉक रखना नहीं है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू होता है ROL प्लस ROQ। इसका मतलब ही होता है EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड, ठीक है, तो ROL शॉर्टकट ROQ, ये तो देखो शॉर्टकट, इससे ज्यादा शॉर्टकट तो होगा नहीं। इसका कर देते हैं मीन यूटी। ठीक है, मीन यूटी, तो ऐसे याद रखना है मीन यूटी। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या है? हम जिस लेवल पे ऑर्डर करते हैं और मेरे कंटेनर में मैक्सिमम जितना मटेरियल आ सकता है, ठीक है, तो उतना हम ऑर्डर कर देंगे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो ROL से ऊपर ही जाएगा ना, सोच के देखो। रीऑर्डर लेवल मतलब मेरा ये कंटेनर, मान लो यहाँ पर चीनी है, ठीक है, इतना चीनी रहते रहते ही मैंने ऑर्डर कर दिया, तो ये मेरा ROL हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर करने का मतलब क्या होगा? इसमें जब और चीनी आएगा तो ये भरेगा। ठीक है, तो अब ये रहते रहते हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो जितने क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, हमें सस्ते में ऑर्डर करना है तो EOQ क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, तो ROL के साथ तो वो प्लस ही होगा। जब नया चीनी आएगा तो वो तो प्लस ही होगा। लेकिन आते आते बीच में मेरा चीनी का यूज भी तो होते रहेगा। मान लो डिलीवरी 2 दिन बाद आने वाला है, ठीक है, मतलब कम से कम 2 दिन तो लगेगा ही। ठीक है, मिनिमम कम से कम 2 दिन तो लगेगा ही। तो फिर हम लोग 2 दिन में कंज्यूम भी कर रहे हैं। हर रोज मान लो हम लोगों का चीनी कंज्यूम होता है, कितना बोलते हैं, चीनी कंज्यूम होता है, मान लो बड़ा फैमिली है 1 kg, मतलब ये कैलकुलेशन के आसानी के लिए। ठीक है, तो फिर 2 दिन में 2 किलो चीनी कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, 2 किलो चीनी कंज्यूम हो जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा? जब मैक्सिमम स्टॉक लेवल आएगा तो मैंने जितना क्वांटिटी में ऑर्डर करना था वो कर दिया, ROL पे किया। ठीक है, लेकिन क्योंकि कंज्यूम होता जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 6 किलो चीनी रहते रहते मैंने 2 किलो चीनी ऑर्डर किया तो मेरे पास 8 किलो चीनी रहेगा, नहीं, क्योंकि ये 6 किलो में से तो यूज भी होता जाएगा। तो जब वो 2 किलो आके पहुंचेगा, उसमें यूज, इस बीच यूज होने के बाद जो बचेगा उसके साथ ऐड ऑन होके मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें दिखे। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। बाकी तो देखो फॉर्मूला ही याद रखना है। ठीक है, तो ROL प्लस ROQ माइनस मीन यूटी, ये मैंने शॉर्टकट बता दिया, ये शॉर्टकट याद रखना है तो आराम से करके आ जाओगे। और यू के लिए लिख देना यूसेज या कंजम्पशन, टी के लिए लिख देना है लीड टाइम। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो अभी भी 2-3 लेवल जो है लिखना बाकी है, और उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, लेकिन आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।